शब्बीर का कहना है कि फी जमाना किसी पर एतबार करना ऐसा है जैसे आदमी जानबूझकर खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारे। बेएतबारी की इस फजा के बावजूद अब भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आंख बंद करके दूसरों पर एतमाद कर लेते हैं। ऐसे ही एक वाकया पेश आया लाहौर में, जहां मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी था। यासिर के इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए थे और वहाँ एक टूटा हुआ गुल्लक भी पड़ा था। यासिर गुल्लक से बरामद होने वाली रकम गिन रहा था। लोगे गुल्लू भैया, तुम्हारा काम तो हो गया, पूरे हो गए तुम्हारे ये 7,000 रुपए। पकड़ो और जाके बकरा लेके आओ। अबू 7,000 रुपए में बकरा कहाँ से लाऊं? क्या बकरे की तस्वीर खरीद लाऊं? बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। बाप का मजाक उड़ाता है। अबू भाई ठीक कह रहे हैं, वो तोते वाले दादा है ना, वो देते 30,000 में बकरा। तो ठीक है भाई, फिर इस साल कुर्बानी करना कैंसिल। अबू नहीं, अबू नहीं, अबू। यार एक बात जरा मुझे सोच कर तुम लोग ये बताओ कि ये बकरा काटना जरूरी है क्या? अबू गली के सारे बच्चे अपना अपना बकरा टहला रहे हैं और जब हम उनके पास जाते हैं हमारा मजाक उड़ाते हैं। यासिर की बीवी तौलिए से हाथ पोंछती हुई अंदर दाखिल हुई तो यासिर ने बीवी को मुखातिब किया। हाँ जी, तो क्या हो रहा है बाप बेटों में? सुन रही हो अपने साहबजादे की बकबक? अरे ये तो हर साल की कहानी है। अच्छा भाई, कितने निकले गुल्लक में से पैसे? 7,000 रुपए। कम पड़ रहे हैं पैसे। जी ठीक है, ये मसला भी हल कर देते। ये लीजिए पूरे 30,000 रुपए। तुम्हारे पास कहाँ से आए? आपा के यहाँ कमेटी डाली थी, वहां से आए। अब तो आ जाएगा ना बकरा। तुसी ग्रेट हो यार, छा गए हो। तो भाई कौन कौन चलेगा फिर मंडी? अबू मैं, अबू मैं। यार ऐसा करो, तुम इसको यहीं रखो, इन दोनों को मैं साथ लेता हूँ, ये बड़ा शरारती है। ठीक है? ठीक है। चलो भाई तुम दोनों चलो मेरे साथ। अरे भाई मेरा चश्मा तो पकड़ो। हाँ ये लीजिए। चलो बच्चों। यासिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। बच्चे चप्पलें तलाश करके पहनने लगे। फिर वो सब बाहर निकले तो यासिर की बीवी उन्हें दरवाजे पर खड़े होकर रुखसत करने लगी। यासिर ने 3 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाया और फिर ये जा वो जा हो गया। मंडी पहुंचने तक रास्ते में यासिर और उसके बच्चों को जो भी जानवर रिक्शे या सुजुकी में जाता दिखाई देता, वो किसी न किसी तरह उस जानवर की कीमत पूछते रहे। शब्बीर ने देखा कि यासिर की मोटरसाइकिल के आगे गाड़ी में कुछ जानवर जा रहे थे। नहीं नहीं अबू, ये गाय 50,000 की होगी। मैं बताऊं 70,000 की होगी। अबे यार अपने अंदाजे बाद में लगा लेना, मुझे गाड़ी चलाने दो। अब यासिर का तजस्सुस भी जाग उठा। उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और जानवरों वाली गाड़ी के करीब पहुंचकर मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी। अब उस्ताद कितने का पकड़ लिया? 30,000 की लिए भाई, 30,000 की। 30,000? हाँ। एक हट्टी कट्टी गाय की 30,000 कीमत सुनकर यासिर को ऐसा झटका लगा कि उसे मोटरसाइकिल संभालना मुश्किल हो गया। अब यासिर ने बकरों के बजाय गाय खरीदने का इरादा कर लिया था। 25-30 हजार की गाय का ख्वाब लिए वो मंडी पहुंच गया। इस बेचारे को क्या मालूम था कि गाय की कीमत महज उन लोगों ने अजराए तफन्नुस बताई थी। यासिर के दिमाग में 30,000 रुपए की गाय घूम रही थी। वो इससे आगे सोच ही नहीं सकता था। मोल तोल के दौरान दिलचस्प मोड़ आते रहे। अब उस्ताद क्या दूं इसके? जो जी चाहे बाबूजी। तुम बता यार क्या दूं? बाबूजी 1 लाख रुपए में दे दूंगा। ठीक है चल बेटा। बाबूजी आप भी तो कुछ बोलो। देख भाई मैं तेरे को दूंगा इसके पूरे 30,000 रुपए। गाय वाले ने ऊपर से नीचे तक यासिर का जायजा लिया। बच्चे इस दौरान आपस में काना फूसी करते रहे। क्यों भाई, मैंने कोई लतीफा सुना दिया जो तू हंस रहा है? एक मशवरा दूं बाबूजी, आप कोई दुम्बा या बकरा देख लो, मिल जाएगा इतने में। ओ भाई मैंने तेरे से कोई मशवरा नहीं मांगा। चलो यार आगे चल। आप तो नाराज ही हो गए, अल्लाह खैर करेगा। हाँ चलो बेटा आगे चलो। यासिर गाय का ख्वाब चकनाचूर होता छोड़कर बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया और अब किसी दुम्बे या बकरे की तलाश थी उसको। यासिर एक बच्चे का हाथ थामे आगे चल रहा था, जबकि 2 बच्चे जानवरों को देखते हुए रुक रुक कर चल रहे थे। ओ भाई साथ साथ रहो यार। अब्बा गाय। ओ गाय के बच्चे, वो देख सामने बकरा। कैसा इधर? अब्बा ये तो 70,000 का होगा। ओ चुप कर काली जबान, चल। बाबूजी देखने से काम नहीं चलेगा,
बोलो और ले जाओ। घर का पला हुआ है, 2 दांत, मक्खन जैसा गोश्त निकलेगा। अबू ले लेना, अच्छा है। ओ यार तू तो चुप कर। हाँ भाई बोल, जोड़ी के क्या दूं? बाबूजी एक दाम बोलूं? देख भाई मैं भी एक बार सुनूंगा। 70,000। क्यों मजाक कर रहा है यार, सही दाम बता भाई। क्यों, क्या कोई ज्यादा बता दिए क्या? नहीं नहीं कम बताए। बाबूजी अब तुम मजाक कर रहे हो। देख जोड़ी के एक दाम बोलूं? हाँ तो आप बोलो। मैं दूंगा इसके तेरे को पूरे 30,000। तो छोटा कहाँ गया, इसको खोलो, दूसरी जगह बांध दो इसको। चलो यार चलो बच्चों आगे देखते हैं। अरे बाबूजी बात तो सुनो यार, बात तो सुनो। इधर आओ यार। अरे इधर तो आप। अरे यार भाई जो थे मैंने बता दिए तुम्हें यार, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है मेरे भाई। बात सुन। मैंने 70 जायज बताया, नाजायज नहीं बताया। नहीं नहीं भाई मेरे पास 30,000 की गुंजाइश है, तुम जरा बच्चों की खुशी के खातिर। व्यापारी यासिर का हाथ पकड़कर सरगोशी करने लगा और फिर बिलाखिर सौदा भी तय पा गया। यासिर ने जेब से रकम निकालकर व्यापारी के हवाले कर दी और व्यापारी ने बकरों की रस्सी यासिर के हाथ में थमा दी। बच्चे खुशी से उछलने लगे। अब बकरों की रस्सी बच्चों के हाथ में थी। बच्चे रस्सी खींच रहे थे मगर एक बकरा जिद पर अड़ गया। बड़ी मुश्किल से बकरे ने चलना शुरू किया। फिर वो मंडी से बाहर आ गए जहां मवेशियों को ले जाने के लिए सवारियां मौजूद थीं। यासिर ने एक रक्शे वाले से बात की, बकरों को रक्शे में सवार कराया और बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर खुद रक्शे के पीछे पीछे रवाना हो गया। बकरीद से 2-4 दिन पहले सड़कों पर काफी रश था, खास तौर पर मवेशी मंडी जाने वाले रास्तों पर। यासिर के बच्चे आगे जाते हुए रक्शे पर नजर रखे हुए थे। फिर जब यासिर मोटरसाइकिल रक्षा के पास ले आया तो बच्चों ने हाथ बढ़ाकर बकरों को छूने की कोशिश की। फिर शब्बीर ने देखा कि ट्रैफिक एकदम तेज हो गया। यासिर की मोटरसाइकिल कहीं पीछे रह गई और रक्शे वाला कहीं और निकल गया। रक्शे वाले को ना पाकर यासिर के होश उड़ गए। रक्शे की तलाश में यासिर ने कई बार यू टर्न लिया, दाएं बाएं गलियों में मोटरसाइकिल दौड़ाई, लेकिन रक्शे वाले का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर शब्बीर ने देखा कि यासिर थक हार कर घर वापस आ गया। बच्चे खामोशी से जाकर अपने अपने बिस्तरों में दुबक गए और यासिर मजलूम सूरत लेकर उस कमरे में बैठ गया जहां टीवी रखा हुआ था। इसी दौरान उसकी बीवी कमरे में आई तो शौहर को उदास देखकर परेशान हो गई। या अल्लाह खैर, कहाँ है बकरा और कहाँ है बच्चे? अरे भाई लगता है कि हमारी किस्मत में कुर्बानी ही नहीं थी। क्या मतलब? अब देखो ना, हमने 2 बकरे खरीदे, रक्शे में सवार भी कराए, पीछे पीछे हम थे। फिर आगे इतना ट्रैफिक जाम हुआ कि पता नहीं रक्शे वाला कहाँ गायब हो गया। मैंने और बच्चों ने सिग्नल पे, गलियों में, सड़कों पे, भाई कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो रक्शे वाला कहीं नहीं मिला भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जो करता है वो बेहतरी के लिए ही करता है। अल्लाह हमारी कुर्बानी जरूर पूरी करेगा क्योंकि हमारी नीयत साफ है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं आपको टीवी ऑन कर देती हूँ, आप टीवी देखें, मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? हाँ भाई लगा दो, रिमोट मुझे दे दो। यासिर की बीवी ने टीवी लगाकर रिमोट अपने शौहर के हाथ में थमा दिया और फिर बच्चों को देखने चली गई। थोड़ी ही देर में चैनल बदलते हुए अचानक यासिर चौंक उठा। अबे ये तो हमारा बकरा है। अबे वाह यार गुल्लू, बेगम जल्दी आओ, देखो हमारा बकरा मिल गया। अबे अभी आया मैं। खबरों में बताया जा रहा था कि रिक्शा ड्राइवर एक शख्स के बकरों की जोड़ी मंडी से लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में मालिक से बिछड़ने के बाद रिक्शा वाला बकरों को लेकर थाने पहुंच गया। यासिर ने जल्दी से मोटरसाइकिल निकाली और तेजी से थाने पहुंच गया। ये है वो ईमानदार रक्षा ड्राइवर जिसकी ईमानदारी पर यासिर ने उसे 5,000 रुपए का इनाम भी दिया था। उस दिन शब्बीर ने देखा कि यासिर के घर में वाकई ईद हो रही थी। बकरे ज़िबा किए जा चुके थे और बच्चे महल्ले पड़ोस में गोश्त तकसीम कर रहे थे। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर के सामने एक मुख्तसर सा वीडियो है जिसे देखकर आप शायद ही अपनी हंसी रोक सकेंगे। ये तूर खम बॉर्डर पर है सिक्योरिटी चेक पोस्ट। ये लगी है एक स्कैनर मशीन। कौन होगा जो इस स्कैनर मशीन से वाकिफ नहीं होगा। जब कोई बैग या सामान इस मशीन से गुजारा जाता है तो कोई चीज छुपी नहीं रहती। इसी मशीन की मदद से कस्टम हुक्काम ममनुआ अशिया को तलाश कर लेते हैं। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर तो लाजमी तौर पर इस मशीन से सामान गुजारना पड़ता है।
उस दिन शब्बीर ने देखा कि एक सादा लौह मुसाफिर अपना बैग इस मशीन से गुजारे बगैर अपने कांधे पर डाले पोस्ट को पार करने लगा, तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने उसे समझाया कि भाई सामान कांधे पर नहीं स्कैनर में डालो। हुक्म मिलते ही वो सादा लोह मुसाफिर मशीन के पीछे गया और थोड़ी देर में स्कैनर के पर्दे से जो कुछ बरामद हुआ, शब्बीर का ख्याल है कि उस पर किसी किस्म का तबसरा करना बेकार है। आप खुद ही देख लीजिए। है कि आना, घमंड और तकब्बुर की अमली तस्वीर देखनी हो तो किसी भी सड़क पर निकल जाएं, जहां बड़ी दंदनाती गाड़ियों वाले छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों को कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं देते। इन घमंडियों के रास्ते में अगर कोई बेचारा गरीब साइकिल वाला या गधा गाड़ी वाला आ जाए तो उसकी मट्टी पलीत कर दी जाती। ऐसा ही एक वाकया अब से चंद माह कबल नौशहरा फिरोज में पेश आया, जब एक गरीब गधा गाड़ी वाला एक घमंडी वडेरे की बड़ी सी गाड़ी से टकरा गया। गधा गाड़ी वडेरे की लैंड क्रूजर से क्या टकराई कि वडेरे की अना ने उसे ताना दिया कि 2 कौड़ी के गधा गाड़ी वाले की ये मजाल कि हमारी गाड़ी से टकराए। फिर क्या था, वडेरे के हुक्म पर हुआ एक जिरगा और जिरगे ने किया फैसला कि गधा गाड़ी मालिक और उसके साथी को मांगना पड़ेगी मुआफी। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, इसमें जिरगे के फैसले पर अमल दरामद कराने के मनाजिर आपके सामने आने वाले हैं। गलती पर माफी मांगने में हरगिज कोई हर्ज नहीं था। गरीब गधा गाड़ी वालों से माफी मांगने का जो तरीका अख्तियार किया गया था, उसने एक तरफ मुल्क में बेलगाम वडेरा शाही का भी पोल खोल दिया था और यह भी साबित कर दिया था कि शायद इस मुल्क में कमजोर और गरीबों को रहने का कोई हक नहीं। वडेरे के मफाद का तहफ्फुज करने वाले ये कासालेस खुद ही मुद्दई और खुद ही मुंसिफ बनकर एक जगह जमा हुए और गधा गाड़ी टकराने के भयानक जुर्म की सजा सुनाने के बाद उस पर अमल दरामद का हुक्म सादिर करने लगे। ये देखिए, ये नौजवान जिरगे के बीच से उठा, उसने जूता उतारा, जूते को दांतों से दबाया और चल पड़ा उस वडेरे की जानिब जो पैसे और ताल्लुकात की बुनियाद पर जमीनी खुदा बना हुआ था। मुल्जिम ने घमंडी वडेरे का पांव छुआ और उसे यकीन दिलाया कि उसने सच्चे दिल से माफी मांग ली है। मुल्जिम ने वडेरे से हाथ मिलाया तो वडेरे ने नफ़रत से गर्दन फेर ली। एक गरीब इंसान की बेहुरमती होती रही और वडेरे के टुकड़ों पर पलने वाले उसके हवारियों में से किसी एक की भी गैरत नहीं जागी। किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि इंसान की इज्जत उसका हक है। इंसान से गलती हो जाए तो गलती के बराबर ही सजा देनी चाहिए। इस फुटेज को एक बार फिर देखें। शब्बीर सोच रहा है कि गधा गाड़ी वाले ने अपनी अना कुचलकर मजबूरन इंसानी तहकीर आमेज सजा कबूल कर ली और फिर भरे मजमे में शायद अपनी इज्जत दांव पर लगाकर उसने अच्छा ही किया, क्योंकि शब्बीर को मालूम हुआ है कि अव्वल तो गधा गाड़ी वाले जैसे मजबूर इंसान में इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि वो वडेरे के बुलाए गए जिरगे के फैसले से इनकार करता, और अगर वो ऐसा करने की जुर्रत करता भी तो शायद उसका अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक होता। सुना है वजीर आला ने वाक़े का नोटिस लेकर वडेरे की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। ये भी पता चला है कि वडेरे को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, मगर मुकदमा खैर छोड़िए, शब्बीर मजीद आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि जराइम पर काबू पाने और उसके मुकम्मल खात्मे के लिए पुलिस का महकमा हर मुल्क में अहमियत का हामिल रहता है। पुलिस को तहफ्फुज की अलामत समझा जाता है और पुलिस पर आंख बंद करके एतबार भी किया जाता है, मगर शायद पाकिस्तान में पुलिस का महकमा वो पजीराई हासिल न कर सका जिसका वो हकदार है। आइए देखते हैं हारूनाबाद में जन्म लेने वाली एक सच्ची कहानी। शब्बीर ने देखा कि एक घर की बेल पर किसी ने जैसे ही उंगली रखी, बेल की आवाज सुनकर एक औरत अंदर से दरवाजे की जानिब आती दिखाई दी। औरत ने दरवाजा खोला तो उसकी हैरान निगाहें ऊपर से नीचे की जानिब सफर करने लगी। गेट पर एक पुलिस अफसर खड़ा था। औरत को यकीन हो गया कि पुलिस अफसर ने गलती से उसके दरवाजे की घंटी बजा दी थी। औरत ने दरवाजा फेरने की कोशिश की तो पुलिस अफसर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मोहतरमा, दरवाजा बंद न करें, हम आप ही के घर पर आए हैं। पर क्यों और किससे मिलना है? हमें आपके शोहर से मिलना है, यासीन साहब से। वो तो जी मैं देखती हूँ। कमाल है,
आप घर के अंदर मौजूद हैं और आपको यही नहीं मालूम कि आपके शौहर घर में मौजूद हैं या नहीं। वो मेरा मतलब है कि मैं समझता हूँ, पुलिस की वर्दी देखकर सभी घबरा जाते हैं। खैर, आप फिक्र ना करें, यासीन सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मैं भेजती हूँ। शब्बीर ने देखा कि यासीन की बीवी अपने शौहर के पास पहुंची तो वो ऊंची आवाज में टीवी देख रहा था। बीवी को परेशान देखकर उसने टीवी की आवाज कम कर दी। बाहर क्यों परेशान हो? कौन है दरवाजे पे? बाहर एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और आपका पूछ रहा है। मेरा पूछ रहा है? जी। अच्छा चलो देखते। यासीन कमीज के बटन बंद करता हुआ जब दरवाजे पर पहुंचा तो पुलिस अफसर को देखकर हैरान रह गया। उसने दुआ सलाम के लिए हाथ तो बढ़ा दिया, लेकिन वो गहरी सोच में था। हद हो गई, पहचाना नहीं मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचाना। अच्छा, आप अंदर तो आए? नहीं नहीं, अंदर बैठने का मूड नहीं है। नीचे गाड़ी खड़ी है, किसी अच्छे से होटल में बैठ के चाय पियेंगे और मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। अरे सोचने का टाइम नहीं है, चलो आओ। अरे भाई ऐसे ही आ जाओ। हाँ अच्छा भाई, और सुनाओ, काम वाम कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक? यासीन और पुलिस अफसर सीढ़ियों से उतरते देखे गए। यासीन की आंखों में अभी तक हैरत थी। फिर शब्बीर ने देखा कि पुलिस अफसर ने मुस्कुराते हुए कार का पिछला दरवाजा खोलकर यासीन को बैठने का इशारा किया और खुद घूमकर दूसरे दरवाजे से अंदर आ गया। कार में आगे वाली नशिस्तों पर पहले ही 2 अहलकार मौजूद थे। यासीन को घर से गए काफी देर हो गई तो उसकी बीवी का माथा ठनका और उसने 15 पर कॉल कर दी। शब्बीर ने देखा कि कुछ अहलकार तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए यासीन के दरवाजे पर पहुंच गए। यासीन की बीवी ने दरवाजा खोला और पुलिस वालों को उस पुलिस अफसर के बारे में बताया जो खुद को यासीन का दोस्त कहकर उसे कहीं ले गया था। जी, मैंने ही आपको फोन किया था। कोई पुलिस वाला आया था और वो यासीन साहब को ले गया। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि वो कोई पुलिस ऑफिसर ही था? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। आजकल जो है पुलिस की वर्दी में एक नया गिरोह सरगर्म है जो वारदातें करता फिर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया था? जी, वो व्हाइट कलर की गाड़ी थी लेकिन उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, मैंने खुद देखा था। अच्छा, एक काम कीजिएगा, आपके पास अगर आपके शौहर की कोई कॉल या किसी और की भी कॉल आए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जरूर। और देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपके शौहर को बाजियाब करा देंगे। इंशाल्लाह। यासीन इलाके का एक साहिब हैसियत ताजिर था और यही लग रहा था कि उसे तावान के लिए अगवा किया गया था। यासीन के मुबैना अगवा के 5 दिन के बाद यासीन के नौजवान भतीजे के फोन की घंटी बजने लगी। भतीजे ने जेब से फोन निकालकर देखा तो ये यासीन का फोन था। भतीजे ने फौरन कॉल रिसीव कर दी। सजन का फोन? सजन, आप खैरियत से तो है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और उन्होंने 60 लाख का मुतालबा किया है और मैंने उनसे 10 लाख में बात तय कर ली है। तुम हर हाल में पैसों का बंदोबस्त करके गुलाली चौक हाफजाबाद में पहुंचो हर हाल में। ठीक है सजन। चचा की 5 रोज बाद फोन कॉल और सिर्फ 10 लाख रुपए के तावान के मुतालबे से यासीन के भतीजे को शक हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि चचा ने खुद ही ये गेम तैयार किया हो और भतीजे के जरिए रकम ऐंठना चाहता हो। चचा की कॉल सुनने के बाद भतीजे ने अपनी कार निकालने में ज्यादा देर नहीं लगाई। अब उसका रुख थाने की तरफ था और जहन में वो तमाम वाकयात घूम रहे थे जो गुज़श्ता रोज पेश आ चुके थे। पुलिस अफसर का चचा के घर आना, प्यार से बात करना और फिर हंसते मुस्कुराते अपने साथ ले जाना, ये सब कुछ भतीजे को मशकूक कर रहा था। भतीजे ने ख्यालात को झटकते हुए कार एक बैंक के पास रोक दी और फिर कार को लॉक करके बैंक के अंदर चला गया। प्लान के मुताबिक भतीजे को तावान की रकम लेकर चाचा की बताई हुई जगह पहुंचकर रकम नामालूम अगवाकारों के हवाले करनी थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारकर कार्रवाई करके मुल्जिमान को रगे हाथों पकड़ लिया। शब्बीर ने देखा कि यासीन के भतीजे ने एक वीरान मकाम पर अपनी कार रोक दी और खुद कार से बाहर खड़े होकर अगवाकारों का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में जरा फासले पर एक कार आकर रुक गई
यासीन के भतीजे ने कार से तावान की रकम निकाली और मुबैना अगवाकार की जानिब रवाना हो गया। अगवाकारों की हिदायत के मुताबिक यासीन के भतीजे की निगाहें नीचे थीं। उसने अगवाकारों की बताई हुई जगह पर रकम का थैला रखा और उल्टे कदमों अपनी कार की जानिब रवाना हो गया। इसी दौरान अगवाकारों ने तेजी से कार निकालनी चाही तो चारों तरफ से पुलिस मोबाइल ने अगवाकारों की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस ने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स को नीचे उतरने के लिए कहा। ये शख्स नीचे उतरा और उसने मुबैना तौर पर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले SHO की गन पट्टी पर पिस्तौल रख दी। ये बड़ी ड्रामाई सूरत हाल थी। पुलिस टीम ने जहानत और हौसले से काम लेते हुए मुसल्लह अगवाकार को काबू करके कार की तलाशी ली तो अंदर से मगवी यासीन बरामद हो गया। पुलिस ने अगवाकारों के 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। डालो उसको गाड़ी में, उठा इसको, बिठा फटाफट जल्दी से उतार इसको भी, इसको भी उतार। आइए सर, रुक जाए। चलो चलो लेके चलो इनको, गाड़ी में डाल इनको, बैठो। चलो 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 चलो। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे, पकड़े जाने वाले अगवाकार जालिब पुलिस एहलकार नहीं थे। शब्बीर पर इस शर्मनाक हकीकत का इंकशाफ हुआ था कि ताजिर यासीन के अगवा में मुलव्विस 3 अफराद कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि ये तीनों पुलिस एहलकार थे। हकीकी सरकारी मुलाजिम SHO की कनपट्टी पर पिस्तौल रखने वाले का नाम मुबश्शिर हुसैन था और वो था हाफिजाबाद थाने सिटी का ASI। इसी सरकारी खादिम के 2 मुबैना हकीकी पुलिस वालों कांस्टेबल रियाज और रजा को भी गिरफ्तार कर लिया था। इलाके के ताजिरों को जब पता चला कि ताजिर के अगवा में मुबैना तौर पर पुलिस मुलव्विस थी तो उनका दिमाग घूम कर रह गया और वो एहतजाज पर उतर आए। शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार ताजिरों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे। यासीन को कैसे अगवा किया गया, उसे कहाँ रखा गया, इस अफसोसनाक वाकये की तफसील खुद आप यासीन की ज़बानी ही सुन लीजिए। 3 आदमी जो है अगवा वर्दी हैं, उन्होंने आगे मुझे उठाया, कहते हैं कि आओ आपने बाहर चलना काम है आपके साथ। मैंने पूछा कि मुझे बताओ क्या मसला, क्या बात है, ताकि मुझे पता चले क्या बात है। कहते हैं जी वो आपके खिलाफ की पर्चे हैं जिसके अंदर आप हमें मतलूब हो, इसलिए आपको जाना पड़ेगा थाने। उसके बाद रास्ते में उन्होंने एक जगह पे जाके डफराजपुर आता है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी और एक आदमी बाहर गया, उसने वहाँ से मेरे लिए संगल लेके आया और ताले लेके आया। वो आ गया, उसने आगे मुझे मेरे दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगा दी और उठा लिया। फिर और ये है यासीन का भतीजा। 4 दिन बाद मुझे 8 घंटे उन्होंने मुझे दलील किया, इधर आओ उधर आओ, ऐसे करो वैसे करो, आपने एक आदमी ने आना है, साथ 2 आदमी ने आना है। तो इन्होंने मुझे हाफिजाबाद बुला लिया, वहाँ के साथ मेरे पुलिस थे और पुलिस के साथ साथ मैंने जब मेरे सामने ASI आया तो मुझे उसे पकड़ लिया और वो खुद मौके पर ले गया। वहाँ से मेरे चाचू को बात करवाया गया, साथ में पुलिस हमारा साथ थी। शब्बीर को मालूम हुआ है कि जब हमारे नुमाइंदे ने इस केस के बारे में मकामी DSP और DPO बहावल नगर से मालूम किया तो उन्होंने किसी किस्म का रिमार्क्स देने से गुरेज किया। शब्बीर का कहना है कि इस वाक़े का संजीदगी से नोटिस लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर पुलिस ही मुबैना जराइम में मुलव्विस होने लगेगी तो अवाम किसके पास अपने दुखों के मुदावे के लिए जाएंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि सहरा के थर में जिंदगी का दारोमदार उन बारिशों पर है जो कभी कभी बरस जाती हैं। थर के बाशिंदे साला साल बारिश की दुआएं करते हैं और अगर कभी उनकी दुआ कबूल हो जाए तो थर में जिंदगी दौड़ जाती है। शब्बीर का कहना है कि सहराए थर में जिंदगी का दारोमदार उन बारिशों पर है जो कभी कभी बरस जाती है। थर के बाशिंदे साल हा साल बारिश की दुआएं करते हैं और अगर कभी उनकी दुआ कबूल हो जाए तो थर में जिंदगी दौड़ जाती है। भगत महेश उस दिन बहुत खुश था। एक दिन अपनी फूस की झोपड़ी से निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि आसमान पर स्याह बादल थे और निस्बतन ठंडी हवा चल रही थी। महेश कुछ देर तक सोचता रहा और फिर जब परिंदों के चहकने की आवाज उसके कान में आई तो उसे पूरा यकीन हो गया कि थर के बूंद बूंद तरसे बासियों की सुन ली गई है और कुछ ही देर में थर का तपता हुआ सहरा बारिश के पानी से तर हो जाएगा।
मत जना वरसाड़ो आयो रे मत जना चौमासो नूंब्यो रे मगरारा मोरी रावण हे आव जोर जिया। सहरा में 4 बरस बाद बारिश हुई थी। 4 साल की शदीद खुश्कसाली और बदतरीन कहत के बाद बारिश के कतरे सहरा वालों के लिए आब हयात साबित हुए। भगत महेश समेत थर के सभी बाशिंदों के दिल खिल उठे थे। आगे जवानी भाई वरताल जोरे जोरे मस्त जीजरे गुज़िश्ता 4 बरसों में बारिशें और खुश्क साली की वजह से सैकड़ों बच्चे, माल मवेशी और खूबसूरत मोर मौत की आगोश में चले गए थे, मगर सहरा के सादालो इंसानों ने हौसला नहीं हारा और अब जब 4 बरस बाद बारिशें शुरू हुई तो शब्बीर को सहराए थर में ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिले जो सिर्फ पेंटिंग में ही दिखाई देते हैं। एक तरफ भगत महेश और उस जैसे दर्जनों फनकार बाहर का इस्तकबाल कर रहे थे तो दूसरी तरफ थर की औरतें भी किसी से कम नहीं थी। खालिसितन राजस्थानी अंदाज का रक्स और सहराई पहनावे के इम्तिजाज ने ऐसी मंजर कशी की कि लगा ही नहीं कि इस जमीन पर कभी दुखों का भी नजूल हुआ होगा। चार साल बाद थर में बारिश हुई तो खुश्क साली से तंग आकर हिजरत करने वाले थरी बाशिंदे अपने घरों को लौट आए। सयाहों ने भी उधर का रुख किया। जरा इन मनाजिर को देखिए, ये जो छोटे छोटे खेतों में हरियाली नजर आ रही है, यहाँ बारिश से पहले मौत का रक्स था। गर्म हवा, चिलचिलाती धूप, पानी नायाब, भूख और बीमारी का गलबा, मौत का खौफ। मगर अब्रे करम ने तो थर की हालत ही बदल दी। सूखे हुए नदी नालों और तालाबों में पानी दिखाई देने लगा। बारिश का पानी वहाँ के जौहड़ों में मौजूद पानी में शामिल कड़वाहट को भी कम कर गया। जगह जगह पानी के ये छोटे छोटे जखीरे थर की शहरक के टुकड़े नजर आए। इसी पानी से कुछ फसीलें उगाई जा चुकी हैं, मवेशियों को चारा भी मुयस्सर आ गया है और थर के बाशिंदों को भी 2 वक्त की रोटी मिलना शुरू हो गई है। शबीर को मालूम हुआ है कि हुकूमत सिंध ने थर कहत पॉलिसी और थर्ड डिप्लोमेट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया था। उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था और अब शायद असेंबली से मंजूरी और उस पर अमल दरामद का वक्त भी करीब आ गया है। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले थर की 16 लाख के शबीर सोचता है कि अगर थर में इस साल भी बारिश ना हुई तो मकामी बाशिंदों का मजीद जिंदा रहना यकीनन नामुमकिन हो जाता। गुज़िश्ता 4 वर्षों में बारिश ना होने से जहां सैकड़ों बच्चे मौत के मुंह में चले गए, वहां हजारों मोर और गायें भैंसें भी मौत का शिकार हो गईं। सितम ज़रीफी तो ये है कि हुकूमत ने थर कहत ज़दा इलाके की देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में संजीदगी से सोचा ही नहीं गया। शब्बीर जब मिट्टी शहर का बारिश के बाद दौरा कर रहा था तो उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे थर का चप्पा चप्पा कह रहा हो, हमें नजरअंदाज मत करो, हम इस मुल्क का हुस्न है, हमारी सकाफत के रंग सबसे अलग हैं, सबसे गहरे और सबसे दिलफरेब। कुदरती वसाइल से माला माल ये इलाका अगर बारिश के रहमो करम पर छोड़ दिया गया और अगर बारिश की यही सूरत हाल रही तो कौन कह सकता है कि इस इलाके के रंग कितने दिन अपना जलवा बिखेर सकेंगे। थर का लिबास हो या इसका रस्म रिवाज, यहाँ की मौसीकी हो या आदाब माशरत, सभी कुछ में कुछ न कुछ नुदरत पाई जाती है। एक ऐसी नुदरत जिससे मोहब्बत की खुशबू आती है। आइए इस मोहब्बत की खुशबू में बिखरे कुछ रंगों को अपने एहसास में समेटने की कोशिश करते हैं। मत जाना वरसाड़ो आयो रे मत जाना चौमासो। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।